हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूँ स्नेहा सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रास नली को और स्टमक यानी कि अमाशय के बारे में समझेंगे। यानी कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टीथ के बारे में समझा था, किस तरह से उनकी संरचना होती है, कितने प्रकार होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे स्टमक के बारे में इन डिटेल, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली या जिसे हम लोग बोलते हैं भोजन नली, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस या फिर फूड पाइप, जो ईसोफेगस या फिर फूड पाइप है, हम लोग देखते हैं कि जो ग्रसनी है वो दो भागों में बटी रहती है। एक को तो हम बोलते हैं जो कि श्वसन नली होती है उसे, और एक होता है हमारा फूड पाइप यानी कि हमारी जो ग्रास नली है उसे कहते हैं। तो हमें क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो इसीलिए हम लोग श्वसन नली को नहीं पढ़ेंगे। यानी कि श्वसन नली को हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग श्वसन तंत्र के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रास नली के बारे में समझते हैं। तो जो ग्रास नली है वो हमारी जब ग्रसनी है वहीं से इसका उद्गम होता है, क्योंकि जो ग्रसनी है वही दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। हम लोगों ने माउथ की स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से देख लिया था, यानी कि जो मुख गुहा होती है वो किस तरह से संरचना होती है उसकी, उनमें हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि दांत क्या होते हैं, उसका वर्ग क्या होता है, जो टंग होती है वो क्या करती है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अभी हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ संरचना होती है। अब इसमें देखो, ये जो हमारा पार्ट है यही हमारा क्या है, ईसोफेगस है, यानी कि ये हमारी क्या है, ग्रास नली है, ग्रास नली है, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है। ग्रास नली के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये जो ग्रास नली होती है उसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, यानी कि जो ग्रास नली होती है इसमें किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है भोजन का, ठीक है। तो पहली चीज़ तो कि जो ग्रास नली है इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, ठीक है। लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगर ये किस चीज को जोड़ती है, देखो अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रास नली है वो दो भागों को जोड़ने का काम करती है। एक तो मुख गुहा को किसी अमाशय से जोड़ने का काम करती है। ये क्या है? अमाशय है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मुख गुहा को अमाशय से जोड़ती है, ठीक है, अमाशय से जोड़ती है। अगर हम बात करें ईसोफेगस यानी कि हम ग्रास नली की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। देखो भोजन जो है वो दो चीजों के माध्यम से जाता है। यहाँ पर एक क्रिया होती है संकुचन और एक होती है आकुचन, यानी कि क्रमाकुंचन गति यहाँ पर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रास नली है ये कैसी गति करती है? क्रमान कुंचन गति करती है, गति करती है। और इसमें दो चीजें आ जाती है, क्रमांकुचन यानी कि एक तो होता है संकुचन और एक होता है आकुचन। एक होता है संकुचन, क्रमांकुचन गति में क्या होता है? एक होता है संकुचन और एक होता है हमारा आकुचन। संकुचन को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होती है? संकुचन और आकुचन। संकुचन और आकुचन का मतलब है कि यानी कि जो ईसोफेगस की दीवारें हैं, जो ईसोफेगस की दीवारें होती हैं, ये क्या करती हैं? भोजन को अमाशय तक पहुंचाने के लिए दो प्रकार की क्रिया करती है, या फिर इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं कि ये क्या करती है? क्रमाकुंचन गति करती है। यानी कि क्या करेगी? जो भोजन है उसको नीचे धकेलने के लिए क्या करती है? तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, सिकुड़ेगी और क्या होगी? फैलेगी। तो सिकुड़ने को हम क्या बोलेंगे? संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और फैलने को हम आकुचन यानी कि एक्सपेंड हो रही है वो, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या करती है? भोजन को नीचे धकेलती है। तो इन क्रियाओं द्वारा क्या करती है? भोजन को नीचे धकेलने का काम करती है, ठीक है। इस क्रिया द्वारा भोजन को
आमाशय की ओर धकेलती है। आमाशय की ओर धकेलती है। और दूसरी चीज कि अभी हम डायाफ्राम के बारे में पढ़ेंगे, तो कहते हैं कि जो ईसोफेगस है वो क्या है, डायाफ्राम को क्या भेद कर निकलती है, ठीक है, उसको भेद कर निकलती है, ठीक है। तो यह जो हमारी ईसोफेगस है वो क्या करती है, यह नली डायाफ्राम को भेद कर निकलती है, ठीक है। अभी डायाफ्राम के बारे में हम लोग समझेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इसका जिक्र होगा। तो डायाफ्राम को क्या करती है, भेद कर निकलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। नोट करो इसे, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आमाशय के बारे में हम लोग समझते हैं। स्टमक, ठीक है। समझ लेते हैं आमाशय के बारे में, ठीक है। आमाशय, स्टमक, ठीक है। अब एक थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं स्टमक का। इस तरह से आकृति होती है। अब देखो इसकी आकृति को लेकर के बहुत अलग कंफ्यूजन है। कोई कहता है कि इसका जो आकार है, इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति यानी कि जो शेप है, इसका शेप है हंसियाकार, ठीक है। कोई कहता है इसका शेप क्या है, जे शेप का है ये, ठीक है, जे जैसा शेप बनाता है। तो इस तरह से देखो जे जैसा शेप बना रहा है ना। और भी कहा जाता है कि इसका जो आकार है वो कैसा होता है, आम के जैसा होता है, आम के जैसा होता है ये, ठीक है। इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, कोई कहता है हंसियाकार है, ठीक है, इस तरह से है, हंसियाकार है। कोई कहता है जे शेप का है और आम के जैसा है। तो तीनों चीजें आपको याद करके रखनी है कि जो आकार है, ठीक है, इसकी जो आकृति है। अब कुछ बेसिक चीजें, जैसे लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो होती है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई की यानी कि ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो होती है, इसकी ब्रेथ होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। तो आमाशय है इसे 3 रीजन्स में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, आमाशय जो है, देखो आमाशय जो है वो बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। जो आमाशय है वो बाईं ओर स्थित होता है, और बाईं ओर ही क्या स्थित होता है, हृदय। तो जो आमाशय है वो बाईं ओर हृदय के पास स्थित होता है, हृदय के निकट स्थित होता है। बात समझ में आई। आमाशय जो है वो किसके, हृदय के पास स्थित होता है। अब इसके भागों की बात करें या फिर इसके रीजन्स की बात करें, देखो या तो इसके पार्ट्स बोल दो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्टमक, या फिर इसके रीजन्स बोल दो, रीजन ऑफ स्टमक। देखो क्षेत्र बोल दो या फिर इसके पार्ट्स बोल दो। तो 3 क्षेत्र इसके हैं या फिर 3 भाग इसके हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये, ठीक है। कितने रीजन्स हैं, 3 रीजन हैं। तीनों के अब हम नाम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये बाईं ओर स्थित होता है, तो जो पहला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं जठरगामी, या फिर हम इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। कार्डियक की हम लोग देखो हृदय के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हार्ट जो होता है उसके लिए यूज होता है। लेकिन जो आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है सबसे पहले वाला, क्योंकि देखो वो बहुत निकट होता है हृदय के पास, है ना, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, कार्डियक रीजन, हम लोग इसलिए उसे बोलते हैं, ठीक है। तो आमाशय के भागों की हम बात करें, आमाशय के भाग या फिर रीजन्स, ठीक है। क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके, कितने क्षेत्र हैं, तो कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन सा, पहला रीजन जो है उसे हम लोग बोलते हैं जठरगामी, 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 ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक रीजन। दूसरा है जिसे हम लोग बोलते हैं
ये कौन सा है? ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है। ठीक है, इसके बाद आता है फंडिक। फंडिक ये कौन सा है? मध्य भाग है, फंडिक रीजन। और तीसरा है हमारा जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक, पाइलोरिक या फिर हम इसे बोलते हैं जठर निर्गमी। सबसे निचला भाग है, कौन सा है? अमाशय का निचला भाग है। इतनी चीजें नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जठर रस के बारे में। इसके बाद हम लोग इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नोट करो इसे। जो अमाशय है, अब अमाशय में पाचन किस तरह से होता है? पाचन किस तरह से होता है? देखो, इसके 3 भागों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक, ठीक है, कार्डियक भाग। बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो मध्य भाग है इसे हम लोग बोलते हैं फंडिक, फंडिक भाग। और जो लास्ट यानी कि जो सबसे निचला भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। ठीक है, अब जो कार्डियक भाग होता है, ये जो कार्डियक भाग होता है इसका काम क्या है? कार्डियक भाग, जो हमारा कार्डियक होता है, कार्डियक रीजन, इस कार्डियक रीजन में पाया जाता है क्या? HCl, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अम्ल। जो HCl होता है, अब HCl कैसा है? अम्ल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो भोजन है, जो भी भोजन हम खाते हैं जब वो अमाशय में पहुंचता है और अमाशय की जब वो पहले भाग पर आएगा तो ये यहाँ पर क्या है? HCl है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है। और ये HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करेगा? अम्लीय बनाता है। साथ ही साथ ये जो बाकी सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनको क्या करेगा? नष्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा। और साथ ही साथ जो एंजाइम्स होते हैं, जो भी एंजाइम्स हैं उनको क्या करेगा? सक्रिय करेगा, सक्रिय करेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्योंकि अभी हम लोग समझेंगे कि जो जैसे कि पेप्सिन है और रेनिन है तो वो प्रो फेज में होते हैं, यानी कि प्रो की अवस्था में होंगे। ठीक है, फिर प्रो से उनको, जैसे प्रो रेनिन है तो उसको रेनिन में कन्वर्ट करेगा ये। तो ये क्या करते हैं? जो HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करेगा? उसे सक्रिय करेगा, एक्टिव करेगा। ठीक है, एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। तो ये हमारा HCl का काम होता है। कहाँ पर होगा? ये हमारे कार्डियक भाग में होता है। तो कार्डियक भाग में क्या होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। काम क्या है उसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? जो भी भोजन आएगा उसको अम्लीय बनाएगा। ठीक है, उसे अम्ल बनाएगा, एसिड में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर बाकी सारे जो जीवाणु होंगे उसमें, ठीक है, जो भी हानिकारक चीजें होंगी उसको नष्ट कर देगा। फिर एंजाइम्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा उसको पचाने के लिए। तो पहले भाग का काम ये होता है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, ये जो बड़ा वाला भाग है, बड़ा वाला भाग है यानी कि स्टोर करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फंडिक भाग होता है, अगर हम दूसरी चीज की बात करें, पहले इतना नोट करो, फिर हम लोग सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं कि जो फंडिक भाग है उसमें क्या होता है। ठीक है, या फिर यहीं पर लिख देते हैं कि जो फंडिक होता है, ठीक है, दूसरी चीज ये कार्डियक वाला और दूसरा जो फंडिक हो। अगर हम HCl की बात करें, HCl के बारे में देखो, HCl में 90.5% जो है क्या होता है? वाटर होगा, इसमें जल होता है। ठीक है, और 0.5% जो है इसमें बाकी सारे सब्सटेंसेस होते हैं या फिर लवण होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? लवण होते हैं। ओके, तो ये चीजें होती हैं इसमें। अब फंडिक वाले भाग की हम बात करें, फंड भाग, ठीक है, फंडिक भाग जो होता है इसमें क्या होता है? इस फंडिक रीजन, जो फंडिक रीजन है इसका कुछ काम नहीं है। ये क्या करता है? भोजन को
3 से 4 घंटे स्टोर या फिर आता है, ठीक है। भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोक कर रखता है, ठीक है। भोजन खाने के बाद तुरंत तो डाइजेस्ट होगा नहीं वो, है ना, तुरंत तो पचेगा नहीं, तो जो पचने में उसे टाइम लगता है, उसके बाद जो है जो फंडिक भाग होता है वो उसे थोड़ा रोक कर रखता है, ठीक है, ताकि जो अमाशय की जो दीवारें हैं वो उसमें अम्ल या फिर जो भी एसिड वगैरह है उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दे, ठीक है। तो इसलिए वो 4 से 5 घंटे या फिर 3 से 4 घंटे जो है भोजन को रोक कर रखता है, ठीक है। तो भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को रोकना, फंडिक भाग में क्या होता है, भोजन को रोकना होता है, ठीक है। तो रोक कर रखता है, कौन सा, फंडिक भाग होता है। तो बीच वाला भाग जो है बड़ा सा है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको रोक कर रखेगा, स्टॉप करके रखेगा, ठीक है। कब से, 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे, ठीक। इतना नोट करो, फिर हम लोग पाइलोरिक रीजन पर आते हैं, ठीक है। जो पाइलोरिक भाग है इस पर, तीसरे वाले पर आते हैं। अब जो तीसरा यानी कि जो पाइलोरिक भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स वगैरह इसमें आ जाते हैं हमारे। अब देखो एक्टिवेट कर दिया HCl ने, ठीक है, भोजन जो है अच्छी तरीके से HCl से अम्ल वगैरह से मिल भी गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ जो मैं स्किप कर रही हूँ यहाँ पर, कि जो अमाशय है, अमाशय की दीवारें जो हैं इस पर होती है एक मेम्ब्रेन, जो कि किसकी होती है, म्यूकस की होती है, ठीक है। इसके जो इसकी दीवारें हैं इस पर एक मेम्ब्रेन होती है, किसकी, म्यूकस, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है अमाशय के चारों तरफ, ठीक है। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि अमाशय के चारों ओर श्लेष्मा झिल्ली होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, अमाशय की दीवारों को या फिर दीवारों की, अमाशय की दीवारों की रक्षा करती है, उसे क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। क्यों करती है, क्योंकि जो हमारा HCl है वो क्या है, एक एसिड है, और जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, इससे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है इससे प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये यानी कि क्षार को छोड़ती रहती है, ठीक है, क्षार का स्त्रावण करती है, ठीक है, क्षार का स्त्रावण करती है। क्या करती है, क्षार का स्त्रावण करती है। क्यों करती है, ताकि जो अमाशय है उसकी दीवारों पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, तो इसकी दीवारों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। जो HCl यानी कि, क्योंकि वो बहुत बड़ा एसिड है, ठीक है, बहुत हाई लेवल का एसिड है, क्योंकि हम अगर बात करें जठर रस की, अभी हम लोग जठर रस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्यों तो ठीक है। तो ये क्या करती है, HCl वगैरह एंजाइम्स वगैरह से क्या करेगी, जो अमाशय की दीवारें हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, क्षार का स्त्रावण करती है, ठीक है। तो एसिड है तो एसिड से लड़ने के लिए क्षार का स्त्रावण वो करती है, ठीक है। अब हम लोग इसको नोट कर लो, ठीक है, फिर हम लोग अभी चलो समझते हैं जठर रस के बारे में। जठर रस क्या है, इसे नोट करो। अब हमारा जो तीसरा रीजन है जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक भाग, है ना, पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक रीजन। जो पाइलोरिक रीजन है इसमें होता है हमारा क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, यानी कि जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं इसमें। क्या होती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इस तरह से जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो जठर ग्रंथियां हैं इनसे निकलता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है, ठीक है। तो जठर रस किसके द्वारा निकलेगा, जठर ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। जठर ग्रंथियां कहां पर होती है,
अमाशय में होती है। वैसे अगर एक पॉइंट पर अगर आपको पूछे कि कहाँ पर होंगी तो आप अमाशय लगाएंगे, या फिर अमाशय में भी अगर पूछे कि कहाँ पर होती है तो पाइलोरिक जो भाग होता है वहां पर होती है। ठीक है, तो निचला भाग है ये हमारा, कौन सा है, जो हमारा पाइलोरिक भाग है वो अमाशय का निचला भाग है, सबसे लास्ट वाला है, जहां पर वो रीजन जो है, जहां पर जो अमाशय है उसमें पाचन जो है वो लास्ट तक पाइलोरिक ग्लैंड तक ही रहेगा। तो पाइलोरिक ग्लैंड में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस होता है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो अगर हम जठर रस के पीएच की बात करें, अगर इसके हम पीएच मान की बात करें, पीएच मान क्या होता है, यानी कि वो कितना अम्ल है, कितना क्षार है, या फिर वो उदासीन है, तो इन सब चीजों को बताता है पीएच। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होता है, 1.8 से 2 पॉइंट हो सकता है इसका। ठीक है, 1.8 से 2 पॉइंट हो सकता है इसका पीएच। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो जठर रस होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पेप्सिन, और दूसरा होता है रेनिन, दूसरा होगा रेनिन। अब जो पेप्सिन है वो क्या है, प्रोटीन पाचक है, जो पेप्सिन है वो क्या है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये दोनों ही एंजाइम प्रोटीन पाचक ही हैं। ठीक है, और ये दूध में या फिर ये दूध का पाचन करेगा, ये प्रोटीन का पाचन वैसे, और दूध में प्रोटीन पाचन करेगा, दूध में प्रोटीन पाचक एंजाइम है ये क्या है, दूध में प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, और ये दूध में प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, दूध में अगर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पचाने में रेनिन का यूज होता है। ठीक है, और वैसे जो प्रोटीन होंगे जैसे जो हम खाएंगे, ठीक है, उसमें ये हमारा प्रोटीन पाचक क्या होगा, पेप्सिन होगा। अच्छा, अब हम लोग इसमें बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम लोग पेप्सिन और रेनिन की जो वो किस तरह से रिएक्शन करते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे नोट करो, इतना नोट करो। अब दो चीजें हैं, जैसे कि हम लोग पेप्सिन के बारे में बात करें तो देखो, जो प्रोटीन होता है, अब हम प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन पचता कैसे है, पाइलोरिक भाग तक जो भी चीजें होती हैं, जो भोजन है, जो तक वो अम्ल में पूरी तरीके से मिल चुका है, जो HCl है वही एक्टिवेट करता है पेप्सिन और हमारे जो रेनिन होता है उन दोनों को। अब हम भोजन की बात करें, भोजन पचता कैसे, तो जो देखो, जो पेप्सिन और जो पहली चीज तो पेप्सिन और जो हमारा रेनिन होता है वो प्रो की फेज में होते हैं, प्रो पेप्सिन होता है, ठीक है, और प्रो रेनिन होता है, यानी कि कैसे हैं, प्रो एंजाइम्स हैं। क्या है, प्रो एंजाइम्स हैं, यानी कि अभी इनको जरूरत है किस चीज की, एक्टिवेट होने की, तो इस पे इन दोनों पर क्या है, HCl जो है वो अपनी क्रिया करेगा। ठीक है, HCl क्या करेगा, इन दोनों को एक्टिवेट करता है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ये दोनों बदल जाते हैं किसमें, ये बन जाता है प्रो पेप्सिन से पेप्सिन, और ये हमारा प्रो रेनिन से रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो होता क्या है, भोजन में जो प्रोटीन होता है, भोजन का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए, देखो याद रखना, अमाशय में पूरी तरीके से प्रोटीन जो है वो पचेगा नहीं। ठीक है, अभी छोटी आंत है, पचाने के लिए इसको बहुत चीजों से गुजरना है। ठीक है, तो आंशिक पाचन होता है प्रोटीन का इसमें। ठीक है, जो हमारा अमाशय है इसमें क्या, अब यहां पर देखो, जो प्रोटीन होगा जब उस पर पेप्सिन मिल जाएगा, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं, जब उस पर पेप्सिन की क्रिया होती है और HCl की प्रेजेंट में, क्योंकि HCl क्या करेगा, उस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एंजाइम को क्या करता है, उसको उत्तेजित करता है, तो पेप्सिन जब मिलेगा तो ये हमारे दो चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो पेप्सिन है वो किसमें बदल जाता है, एक तो बदल जाता है तो पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, एक बदल जाता है पॉलीपेप्टाइड में। जब है प्रोटीन के साथ जब पेप्सिन मिक्स हो जाता है, पेप्सिन एंजाइम उसके साथ मिलेगा, उसको पचाने के लिए HCl के प्रेजेंट में, क्योंकि HCl क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, तो ये पेप्टोन और किसमें, पॉलीपेप्टाइड में टूट जाते हैं, जो भी प्रोटीन होगा। ठीक है, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा। पेप्सिन है वो क्या करता है, वो हमारे प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। बात समझ में। अब दूसरी चीज होता है दूध का पाचन, जो दुग्ध होता है, जो दुग्ध प्रोटीन होगा, अच्छा, जो हमारा दूध प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसमें रेनिन वर्क करेगा, तो उसको दूध प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। ठीक है, कैसीन बोलते हैं, हिंदी में लिख दें, क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। ओके, तो दूध प्रोटीन यानी कि जो मिल्क प्रोटीन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं। दूध प्रोटीन यानी कि मिल्क जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैसीन बोलते हैं, यानी कि दूध में क्या होता है, कैसीन होता है। अब इस कैसीन को पचाने के लिए इस पर जो वर्क करेगा वो, इसमें हम क्या मिलाएंगे, रेनिन मिलेगा इसमें। ठीक है, इसके साथ कौन क्रिया करेगा, रेनिन क्रिया करेगा। तो रेनिन से अब क्या होगा, यहां पे समझ लो, क्या करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा किस, पैरा
कैसीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर से समझो मेरी बात को, प्रोटीन जो है जैसे कि भोजन वगैरह में जो हम प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन के साथ पेप्सिन जब क्रिया करेगा, पेप्सिन क्या है, एंजाइम्स है, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा HCl के प्रेजेंट में, तो ये बस इतना समझ लो कि प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, ठीक है, और उसको पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। पॉली का मतलब होता है काफी सारी चेन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अमीनो एसिड जो है वो इस तरह से ऐड होते जाएंगे। तो ऐसे जो पेप्सिन है वो पॉलीपेप्टाइड पेप्टोन बना लेगा, ठीक है, पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूध प्रोटीन यानी कि कैसिन की बात करें, यानी कि जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसे हम लोग कैसिन बोलते हैं, ठीक है। तो कैसिन का पाचन किस तरह से होता है, कैसिन यानी कि दूध प्रोटीन को कौन बचाएगा, रेनिन बचाएगा, ठीक है। अब रेनिन क्या है, इसके साथ मिल करके क्या कन्वर्ट कर देता है, किसमें बदल जाता है, पैरा कैसिन में बदल जाता है। किसमें, पैरा कैसिन में बदल जाएगा। अब पैरा कैसिन को समझो, जो पैरा कैसिन है ये अभी भी यहां पर नहीं रुकता। जो पैरा कैसिन है, ये पैरा कैसिन जो है, अब इसमें क्या है, कैल्शियम है, दूध में क्या होता है, कैल्शियम है, कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये पैरा कैसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं इस चीज को बता देती हूँ, ठीक है, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। देखो प्रोटीन, ये वाला तो समझ में आया कि प्रोटीन के साथ जब पेप्सिन क्रिया करेगा, ठीक है, तो ये पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदल जाएंगे। दूसरी चीज जो दूध प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें जो कैसिन होता है, इसके साथ जब रेनिन क्रिया करेगा तो ये रेनिन जो है किसमें, पैरा कैसिन में बदल जाएगा। और पैरा कैसिन फिर से ये किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पैरा कैसिनेट है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। और यही क्या होता है, कर्ड होता है, यानी कि दही। यही क्या होता है, दही होता है, यानी कि कर्ड। बात समझ में आई। तो ये सारी क्रिया पता क्या है, दही है। दूध से क्या बन रहा है, दही बन रहा है। बात समझ में आई। तो ये जो रेनिन है ये क्या करता है, दूध को किसमें कन्वर्ट करेगा, दही में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई। तो कि जो हमारा दूध प्रोटीन यानी कि जो कैसिन था वो विलय था, ठीक है। और जो हमारा जो दही है यानी कि जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ठोस है और अविलय है, ठीक है। ठोस और अविलय यानी कि कैल्शियम पैरा कैसिनेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम पैरा कैसिन है, जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है, अब इस पर कौन क्रिया करेगा, पेप्सिन। यानी कि अब ये जो है फिर से कन्वर्ट होगा पेप्सिन के साथ। देखो पहले जो दूध पेप्सिन कहता है, ये पेप्सिन कहता है कि जो दूध प्रोटीन है पहले उसको पचाओ, किसके साथ, किसकी सहायता से, रेनिन की सहायता से। यानी कि जो दूध प्रोटीन होता है पहले इसको रेनिन पचाता है। इसके बाद जब ये दूध प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर इसको कौन पचाता है, इसको फिर से इस पर क्रिया करता है कौन, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या करता है, इसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है इस पर कौन क्रिया करता है, इस पर क्रिया करता है कौन, पेप्सिन। और ये बना देता है क्या, पेप्टोन्स, ठीक है। क्या बना देता है, पेप्टोन्स में से कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई, ठीक है। यानी कि जो दूध प्रोटीन होता है वो भी लास्ट में जब कैल्शियम पैरा कैसिनेट होगा क्या करके क्या बना देगा, पेप्टोन्स बना देगा। देखो आपको आप बस इतना याद रखिए, प्रोटीन जो है उसको कौन पचाएगा, पेप्सिन पचाएगा, ठीक है, और उसे पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद जो दूध प्रोटीन है उसको, जो इसमें कैसिन होता है, या तो आपको ये पूछेगा कि दूध का पाचन कौन करेगा, या फिर आपसे ये पूछेगा कि कैसिन कौन पचाएगा। तो जो कैसिन है उसको रेनिन पचाता है, और रेनिन उसको पचा करके पैरा कैसिन, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम पैरा कैसिनेट, यानी कि जो कि दही होता है, उसको दही बना देता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि जो दूध प्रोटीन है वो इसमें पैरा कैसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो इतना याद करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि ये, तो यही अमाशय के बारे में इतना ही है, ठीक है। और टोटली हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है कि स्टमक की कैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें। जठर रस बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर ग्रंथि जो है, एक ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ ली है, 2 ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ ली है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड और इसके बाद जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, दोनों के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने जितनी भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।